स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी इस वीडियो में। हम लोग कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड विषय के अंतर्गत साइंस को हल कर रहे थे। पहले पार्ट का वीडियो बन चुका था, उसके आगे के हम लोग सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के प्रश्न पर। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा मतलब ऊर्जा की करेंसी कौन है, कौन ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है। हमारे पास विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज और पाइरुवेट। तो अगर इसमें हम समझने की कोशिश करें बेटा 14 नंबर में, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करता है, ये आपका कोशिका का बिजली घर कहलाता है। सेल्स ऑफ पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर। और अगर हम बात करते हैं अपने एटीपी के लिए, तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये जो आपका एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये आपकी ऊर्जा की करेंसी कहलाती है या ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ये हमारा एटीपी क्या है, ये जो एक अपचय और उपचय की प्रक्रिया होती है। अपचय का मतलब ये जो जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देता है, और उपचय का मतलब जो सरल वाले होते हैं उनको जटिल में तोड़ देता है। तो एटीपी उपचय और अपचय दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ता है। और ये कहते हैं, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं उसको जरा समझाते हैं। इसका उपयोग कोशिका में क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा शोषी अभिक्रियाओं को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा इसमें जो कह रहा था ऊर्जा मुद्रा का, तो इसमें एटीपी विकल्प होगा। अगर ग्लूकोज के बारे में हम बात करते हैं, तो ग्लूकोज क्या है बेटा, ये शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें ऊर्जा देता है। शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें ऊर्जा देने का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। एक हमारे पास और विकल्प इसमें पाइरुवेट। अगर हम पाइरुवेट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसके मिश्रण से बनता है पाइरुवेट। हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिला दिया जाए तो उसको हम पाइरुवेट बोलते हैं, के मिश्रण से बनता है। और क्या काम करता है ये, और यह सेल में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। सेल से मतलब वही कोशिकाओं में, और ये सेल में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो हमने चारों विकल्प के बारे में बात किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पित्तरस का स्राव होता है, 15 नंबर पे है। हमारे पित्तरस का स्राव होता है। एक यकृत होता है हमारे शरीर का भाग, यानी लीवर जिसको आप कहते हैं, लीवर। ये क्या होता है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि हमारे शरीर की। यकृत किस रंग की होते हैं, गहरे लाल भूरे रंग की एक जो है ग्रंथि है। ये हमारे जो पेट होता है, इसके ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होता है। पेट के ऊपरी भाग में कहाँ होता है, दाहिनी ओर होता है। और आप इसे कह सकते हैं कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये करता क्या है, यही पित्तरस को स्रावित करती है। ये पित्तरस कहाँ होता है, ये हमारा पित्तरस एक थैली में होता है, और उस थैली का नाम बेटा कहा जाए तो पित्ताशय है। और मेडिकल लाइन की भाषा में इसको जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, गाल ब्लैडर यूज करते हैं, गाल ब्लैडर। पित्ताशय में पित्तरस रहता है, जिसको हम लोग गाल ब्लैडर या पित्ताशय के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो पित्तरस होता है, ये आपके जो फैट वाली वसा वाले पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो हमारे 15 नंबर में पित्तरस का स्राव कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर में लिखा है पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, पराग कोश में होते हैं। विकल्प है बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड और परागकण।
तो अगर हम बात करें तो हमारे पराग कोश में पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। ये जो पराग कण होते हैं, इनके उत्पादन के लिए एक आपका बीजाणु होता है, नर बीजाणु जिसको आप कहेंगे, जिसका नाम है लघु बीजाणु धान्य। ये लघु बीजाणु धान्य नाम का एक नर बीजाणु होता है, जिसके सहारे परागकण उत्पन्न होते हैं। ये आप इतना समझिएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आपका हो जाएगा, पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। 17 नंबर पर बात करेंगे हम लोग। 17 नंबर हमारे प्रश्न में लिखा है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, इनमें से सभी में। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रायोफिल्म होता है, इस बायोफिल्म का अंग्रेजी नाम है ये, हिंदी में इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। पत्थर चट्टा। ये होता क्या है? इस पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे, ये गर्त जो होता है साइड में पत्ती के, उसमें कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं क्या हैं? अगर इस पादप की पत्ती पर हम कह दें कोई नमी वाली मिट्टी, ये पादप की पत्ती कोई नमी वाली मिट्टी पर अगर गिर जाए ना, तो कहते हैं कि जो एक कलिका होती है इसके साइड में, वो कलिका एक नए पौधे को जन्म दे सकती है, नए पादप को जन्म दे सकती है। तो ये पत्थर चट्टा, इसका पत्तियों पर जहां कलियां होती है वो पत्थर चट्टा पे होती, साइड में होती हैं, और वे कलियां एक नए पादप को जन्म देने का गुण रखती हैं। तो इसमें आपका ब्रायोफिल्म हो जाएगा। 18 नंबर पाएंगे, लिखा एक लंगी फूल का उदाहरण होता है। तो एक लंगी के बारे में बात करें, एक लंगी क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई पुष्प है, उस पुष्प में पुंकेसर, या मान लीजिएगा स्त्री केसर। अगर किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग होगा, या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर, तो उस पुष्प को आप कहेंगे एक लिंगी है। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। तो 18 नंबर में एक लिंगी फूल का उदाहरण है, वो आप कह सकते हैं पपीता होगा। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर के लिए। 19 नंबर पे लिखा है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो ये क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है, जीके के हिसाब में भी याद किया जा सकता है कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वह 120/80 होता है। ये रक्तदाब क्या है? जो हमारे खून को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, उसके विरुद्ध में एक दाब लगता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध एक दाब लगता है, उसी दाब को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रक्तदाब। रक्तदाब में जो 120 लिखा है, 120 का मतलब ये है, 120 वाले का नाम सामान्य प्रकुंचन दाब। सामान्य प्रकुंचन दाब। सामान्य प्रकुंचन दाब को अंग्रेजी में, डॉक्टर की भाषा में अगर हम कहें तो सिस्टोलिक दबाव होता है। ये सिस्टोलिक दबाव है। 120 सामान्य प्रकुंचन या सिस्टोलिक प्रकुंचन, या आप समझेंगे इसको, जब हमारा जो हार्ट होता है, ऐसा समझ लीजिएगा जब हृदय सिकुड़ता है तो उसे हम प्रकुंचन बोलते हैं। हृदय को सिकुड़ने को किसके नाम से जानते हैं? प्रकुंचन। और 120 आपका सामान्य प्रकुंचन दाब है। इसमें 120/80 में इसे सिस्टोलिक दबाव भी कहते हैं। ये कब होता है प्रकुंचन का मतलब? जब हृदय हमारा सिकुड़ता है, जब हृदय थोड़ा फैलता है, शिथिल होता है, ऐसा कह लीजिएगा। जब हृदय हमारा शिथिल होता है तो वो जो आपका होगा वो अनुशिथिलन दाब होगा। अनुशिथिलन दाब। और ये अनुशिथिलन दाब को अगर हम बात करें तो इसको डायस्टोलिक नाम से जानते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जब हृदय शिथिल होता है तब के लिए अनुशिथिलन दाब कहलाएगा। इसका नाम जो 80 वाला होता है आपका ये, और डायस्टोलिक के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका ये रक्तदाब है, रक्तदाब मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्फाइगमोमैनोमीटर। स्फाइगमोमैनोमीटर। ये आप इतना याद कर लीजिए, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हो जाएगा। अब आते हैं बायोलॉजी के 20वें नंबर पर, विकल्पी में 20वां नंबर आखिरी। 20 नंबर हमारे पास क्या लिखा है? ये लिखा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का। तो हमारा जो एक पारिस्थितिक तंत्र कह दीजिएगा पर्यावरण में,
जैविक और अजैविक घटक मिले। इस पारिस्थितिक तंत्र में किसका मिश्रण है? तो दो चीजों का है। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है? जैविक और अजैविक, जीवों से और अजीवों से यानी निर्जीवों से, जैविक और अजैविक, ये इसका मिश्रण होता है। तो जो आपका उत्पादक है और जो उपभोक्ता है और जो इनसे इनका काम करे और आगे उत्पादक, उपभोक्ता और एक आपका अपघटक, ये मिलकर के तीनों लोग क्या करते हैं बेटा? हमारे खाद्य श्रृंखला या कह दीजिएगा खाद्य जल, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जल का निर्माण करते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जब ये तीन हैं तो अगर हम अपने विकल्प के हिसाब से बात करना चाहें तो देखिएगा क्या हो सकता है। घास, गेहूं, आम लिखा नहीं, घास, बकरी और मानव, ये आपका उत्पादक, ये आपका उपभोक्ता और ये आपका अपघटक। तो इसमें जो सही विकल्प होगा, अगर आगे ना जाने की जरूरत हो, तो घास, बकरी और मानव, ये आपकी आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चलिएगा बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो उपखंड काम है उनके लिए बात करना शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? पहले का का लिखा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। का पार्ट क्या करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और खा पार्ट क्या करना है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। अच्छे से समझ में आ जाए तो बड़े आसानी से पेपर में किया जा सकता है बेटा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, जो हमारे पास वस्तु है, वस्तु में बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी नंबर लाइन के हिसाब से u बराबर आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई i होता है, तो प्रतिबिंब जो आपके पास i है, प्रतिबिंब की लंबाई कह दीजिएगा, वो i वस्तु की लंबाई o होती है, इमेज, और ये ओरिजिन ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, इसका इमेज, इसका ऑब्जेक्ट, उसका आधा है। अब आपको क्या क्या करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो हम सभी साथी जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी के लिए जो सिंबल यूज होता है वह v यूज होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का सिंबल v हमें फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है? दर्पण की फोकस दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी आपको क्या करना है? f बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमको अगर v बताना है तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक आपके पास u और एक आपके पास f। v बताना है या तो फिर हमारे पास आवर्धन का एक फार्मूला होता है, वहां हमें जाना पड़ेगा। तो हम कैसे समझे इस प्रश्न को? अगर हमारे पास फोकस दूरी नहीं है, i और o के बारे में मामला समझ में आ रहा है, तो रेखीय आवर्धन का एक सूत्र होता है m बराबर i बाई o। रेखीय आवर्धन के लिए अगर हम बात करते हैं, m बराबर i बाई o बराबर -v बाई u। अब इसमें जैसे आपको रेखीय आवर्धन नहीं दिया है तो आप इसे हटा सकते हैं, केवल i बाई o बराबर -v बाई u यूज कर सकते हैं। अब i के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास कितना है? o बाई 2, और o अपान में पहले से लिखा है तो ऐसे रहने दीजिएगा, -v रहेगा, u की वैल्यू -25 है। o से o कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू v बाई 25। 25 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25/2 इक्वल टू v। अगर हम v की बात करें तो हमारा v कितना आने वाला है? v इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन आने वाला है, चाहे आप 25/2 ही रहने दीजिएगा, वह प्रतिबिंब की दूरी कितना है? अतः प्रतिबिंब की दूरी जो आपका v होगा वो 12.5 सेंटीमीटर होगा। प्लस आने का मतलब ये वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, अगर ऐसा पूछता, लेकिन पूछा नहीं। दर्पण की फोकस दूरी u है हमारे पास, v है, बड़े आराम से f निकाला जा सकता है। दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा दीजिएंगे हम लोग। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस होता है। 1/f आपको फाइंड आउट करना है। 1/v, v के पास आपके दो ऑप्शन है, चाहे 12.5 रख दीजिएगा, चाहे 25/2 रख दीजिएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे, दोनों वैल्यू वही है। 25/2
+1/u, u का मान माइनस में है तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो गया। इसके पलट दीजिएगा 2/25 और माइनस के 1/25। इसे अगर आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप हर को एक बार लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लेने पर आपको f का मान जो मिल जाएगा बेटा वो 25 सेंटीमीटर। तो पहले के का और खा का आंसर आ चुका है कि अगर कहता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है तो 12.5 सेंटीमीटर है। अगर दर्पण की फोकस दूरी पूछता है तो 25 सेंटीमीटर है। आगे आते हैं और हम लोग खा नंबर प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। क्या लिखा है खा नंबर? लिखा हुआ है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहां पर फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। अभिसारी किरणें, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अपसारी का मतलब जहां पर प्रकाश किरणों का पुंज एक जगह मिल जाए और अपसारी में जो किरणें आपसे दूर हट जाती हैं मुख्य अक्ष से। इसमें मुख्य अक्ष में मिलती हैं अपसारी में, अपसारी में मुख्य अक्ष से दूर हटती हैं। तो इसके मार्ग में एक अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से पीछे 20 सेंटीमीटर पर फोकसित होती हैं। और आपको कह रहा है कि अगर लेंस ना रहे तो ये किरण कहाँ आएंगी, कहाँ आती है, कहाँ आएंगी? फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर। इस फोकस दूरी को थोड़ा सा पहले देना चाहिए था लेकिन चलिएगा यहाँ दिया है। इसको ऐसा बोलना चाहिए कि अपसारी किरण के मार्ग में 30 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी दिया इसका अवतल लेंस रखने पर। ये अवतल लेंस आपको जो दिया है फोकस दूरी अवतल लेंस की, इसको प्रारंभ में देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर दिया थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन चलिएगा हम लोग मानते हैं ना कि यहाँ पर दिया गया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती है। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। दूसरे का ये हमारे पास एक मुख्य अक्ष है। यहां पर अभी हमने एक अवतल लेंस रखा है ऐसा कुछ। यहां पर क्या होता है, अभिसारी किरण के मार्ग में अवतल लेंस रखना है। तो अभिसारी किरण हम सभी लोग जानते हैं, अभिसारी का मतलब कि वो मुख्य अक्ष पर एक जगह मिलेगी। तो ऐसा कुछ अभिसारी किरण है। ये इसके मार्ग में, इस किरण पुंज के मार्ग में एक आपका अवतल लेंस आया है। तो देखा गया कि इसका जो पुंज बना रहा है, थोड़ा सीधे समझेंगे, इसका जो पुंज बनाया गया है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर बना? 20 सेंटीमीटर पीछे। यानी यहां पर 20 सेंटीमीटर पीछे बनने का मतलब बेटा ये इसका प्रतिबिंब बना है 20 सेंटीमीटर पर। अब अगर ये लेंस हटा दिया जाए तो फिर ये कहां पर फोकस होगा? तो जो ये अपवर्तन के कारण बेटा थोड़ा सा पीछे भाग रही थी इधर, तो ये अगर पीछे नहीं भागेगी तो ये यहां पर लगभग आकर, इसका मतलब इसके आई के पीछे कहीं पर बनाना चाहिए। तो कितने पीछे बनेगा इसकी जानकारी हम लोग कैसे कर पाएंगे? अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकसित होती हैं। अगर 20 सेंटीमीटर पीछे फोकसित होती तो आप कह देंगे यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी है v बराबर, पीछे इधर बना है दाईं ओर संख्या रेखा के हिसाब से प्लस हो जाएगा। अब कह रहा लेंस की फोकस दूरी, लेंस आपके पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, इसे हम लोग पहले समझेंगे, हमने पहले ही बताया आपको 30 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ फोकसित होंगी, यानी ये ना लेंस होता तो ये कहाँ पर फोकसित होती, यानी यू के लिए हमें बात करना है। लेंस है, सूत्र लगा देते हैं हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो क्या करेंगे, 1/f, f की वैल्यू गिवन दैट माइनस के 30, v की वैल्यू 20 है और u हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, 1/u को अपनी ओर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, उधर 1/20 और ये 1/30। 1/u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम कुछ भी ले लीजिएगा, 30 + 20 डिवाइड बाई 600। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1/u इक्वल टू 50/600, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/12। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो u बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी अब अगर ये अवतल लेंस ना होता तो हमारी किरणें डायग्राम में समझा जाए तो ये तो 20 है और 12 का मतलब ये पॉजिटिव है, तो बनेगा तो इधर ही, इधर कहीं पर कितनी दूरी पर बनता, ये मान लेते ओ है 12 सेंटीमीटर। यहां से ये जो डिस्टेंस आप समझ रहे हैं ये इतनी 12 होती। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा खाली लैंग्वेज पे ध्यान देना था। तीसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि पहला पार्ट 4 ओम तथा दूसरा पार्ट 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है।
2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध है हमारे पास, और इनको किस प्रकार जोड़ने के लिए कह रहा है। तो एक बार 4 ओम मिल जाए, एक बार 1 ओम। तो थोड़ा सा इस सवाल को आप पहले अनुमान विधि से काम करेंगे। अगर एक बार हम अनुमान लगाएं कि तीनों को बेटा हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तीनों को अगर श्रेणी में जोड़ेंगे 3 2 5 6 11, तुल्य प्रतिरोध 11 है कि 11 हमको किसी पार्ट में नहीं लाना, यानी तीनों तो श्रेणी में नहीं हो सकते हैं। अब अगर एक बार ट्राई करें तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने का, तो तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। तो देखते हैं जरा समांतर क्रम में, तीनों को समांतर क्रम में, यह काम पहले आप रफली कर लिया करेंगे वहां, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू, इसे आप R1 R2 R3 मानेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इक्वल टू 2 को 6 बना दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो 6 हो जाएगा। और ये वाले आपके पास 3 से हुआ है तो यहाँ पर 3, इसमें 2 से कर दीजिएगा, हर समान कर रहे हैं। तो 1/r इक्वल टू सबके हर समान, ऊपर 6/6, 1/r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 ओम। अगर हम तीनों को समांतर में जोड़ते हैं, श्रेणी को पहले मौखिक रूप में जाने, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हमने तीनों को समांतर में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आया। पहला तो नहीं, लेकिन आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो लगा है, कह रहा किस क्रम में जोड़ा जाए कि 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध है। तो अभी आपने इतना लगाकर छोड़ दिया, अभी आंसर जब आप लिखेंगे तो पहले वाले का पहले लिख दीजिएगा, बाद में बाद को। अब आप अगला जरा सुनिएगा, 4 ओम अगर लाना है बेटा तो आपने तीनों को श्रेणी, तीनों को समांतर लगाकर चेक ही कर लिया है। अब हमको क्या करना होगा, अब थोड़ा सा दो दो लोगों को अपने हिसाब से, एक बार 2 को श्रेणी में, फिर जो तीसरा बचा उसके साथ समांतर में, या अंतिम 2 को श्रेणी में, या ऐसा समांतर भी हो सकता है। इसके लिए जब आप अभ्यास बना लेंगे तो आप क्वेश्चन देखकर समझ में आने लगेगा। अगर हम दूसरी बार ये बात करें बेटा कि 3 और 6, अगर हम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ दिया जाए, 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। एक इसमें बचा लिया है, 3 और 6, पहला वाला 2 बचा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। तो आइए जरा देखा जाए कि समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें तुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है। तो समांतर क्रम में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इसको 6 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, दोनों के हर समान है, 3/6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। r की वैल्यू आपके पास 2 ओम आ गई। यानी लास्ट के दोनों को अगर हम किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो लास्ट के दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया। अब आपके पास एक 2 ओम बचा है, तो आप कह दीजिएगा अगली बार के लिए कि ये वाला जो r और जो बचा वाला 2 ओम, r 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं, इन्हें किस क्रम में जोड़ा जाए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक बार r मान चुके तो चाहे थोड़ा नाम बदल दीजिएगा बेटा, r डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 मतलब R, R2 मतलब 2, R का मतलब 2 धन 2। तो आपने देखा कि सेकंड वाले काम में इसका तुल्य प्रतिरोध जब लास्ट के 2 को हम समांतर और उसके साथ जो आया पहले वाले को श्रेणी में जोड़ते हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया। तो हमारे पहले पार्ट का जवाब हो सकता है कि अगर हमको 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध लाना है तो लिखते हैं 4 ओम तुल्य प्रतिरोध के लिए, 4 ओम तुल्य प्रतिरोध के लिए 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर शेष जो 2 ओम आपका बचा है, 2 ओम के प्रतिरोध को किसमें जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और दूसरा वाला तो आंसर आप जो है आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। दूसरे में कह रहा है कि 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध, तो आप लिख देंगे कि 1 ओम के तुल्य प्रतिरोध के लिए जो हमारे तीनों प्रतिरोध हैं इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण में वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम और कार्य
और आवरण के रंग को लिखना है। जो हमारा घरेलू विद्युत सर्किट यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो तार होते हैं, कितने प्रकार के तार होते हैं, उनके नाम बताने हैं, उनके कार्य क्या है और आवरण के रंग को बताना है। तो तार में हमारे पास एक वही जो गर्म तार जिसको आप बोलते हैं फेज वायर, एक ठंडा तार जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, एक आपका अर्थिंग वाला तार होता है भूसंपर्कन तार। तो तीन मुख्य प्रकार के तार हैं, फेज वायर गर्म तार, और न्यूट्रल वायर ठंडा तार, और एक अर्थिंग वाला वायर भूसंपर्कन तार। इनके काम क्या होते हैं हमने लिख रखा है, एक बार जरा जल्दी के लिए आप इसे सुन लीजिएगा। तो हमने ये लिख रखा है कि गर्म तार जो आपका होता है ये आपका लाल रंग का होता है। इसका कार्य क्या है बेटा, इससे वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, कार्य लिख दिया गया है। ठंडा तार जिसको हमने न्यूट्रल का तार कहा बोला था, वो नीला और काला दोनों हो सकता है। इसका कार्य क्या है, जरा बिजली को ये वापस पावर स्रोत तक ले जाता है जिससे हमारा वोल्टेज नियंत्रित रहता है। अगर हम अर्थिंग वाले तार भूसंपर्कन तार की बात करें तो ये हरा होता है। ये क्या करता है, ये सुरक्षा का एक साधन होता है हमारा अर्थिंग। जैसे कोई भी हमारे जो फ्रिज कूलर होते हैं, ये करंट ना मारे बाहर से, इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें अर्थिंग दे दिया जाता है। तो ये सुरक्षा का साधन है और हमें विद्युत झटकों से बचाता है। और जो आवरण का रंग कह रहा था वो कैसा होता है, तो आप कह देना काला होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है। इसी में एक अथवा लिखा है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखना है और इसे स्पष्ट करना है। चलिएगा 6 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं जरा, इधर ही देख लेते हैं क्या लिखा है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमारे पास एक ये धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार का मतलब एक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इस धारा के कारण ओस्टेड ने बताया था इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता, मान लिया कि इधर बिंदु P तक इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रहता है। बिंदु P हमारे इस चालक से कितनी दूरी पर है बेटा, R दूरी पर। तो आप क्या लिखेंगे बढ़िया सा कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 ये है, यह का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह है चालक में प्रवाहित धारा, यह है चालक में प्रवाहित धारा I पर निर्भर करती, किस प्रकार, I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे चालक में धारा प्रवाहित होती उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हैं अर्थात B प्रोपोर्शनल टू I। अब क्या करना है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, यह चालक को जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है उसको उस बिंदु तक मिलाने, यह चालक को बिंदु P से, चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दूरी, P क्या है, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात हम कहना चाहें तो अर्थात जो B होता है वह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र जहां तक होता है चालक से उसकी जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें आधा और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 नियम है, एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम है। एक नियम लिख देते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अगर हम बात करते हैं तो ये दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, अगर हम जो वैद्युत धारा ले जाने वाला तार होता है उस तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अपना जो दाहिना हाथ है उसकी अंगुलियां इस तार पर ऐसे लिपट जाएं और जिधर धारा जा रही है उधर हमको अपना क्या कर देना, अंगूठा इस प्रकार हमारी अंगुलियां इस तार पर लिपटी हों और ये अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में होंगी। तो जो ये लिपटी हुई हमारी अंगुलियां होंगी जिधर मुड़ी होंगी वही किसके लिए बताएंगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अंगुलियां इधर मुड़ी हैं तो यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से इस तरफ है।
तो यही आपको दिशा इसमें हमने लिख दिया, आप इसको एक बार सुन लीजिएगा पुनः। इस नियम के अनुसार यदि हम वैद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों तथा अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई अंगुलियों की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो उम्मीद है इतने पे रोकते हैं वीडियो को, आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। शेष वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।